नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप पूरे परिवार के साथ TV9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे और 9 बड़ी खबरों के साथ ही करने जा रहे हैं शुरुआत। जहां राजकोट अग्निकांड के बाद एक्शन में है गुजरात सरकार। पुलिस कमिश्नर समेत 6 आला ऑफिसर्स का तबादला। तीनों आरोपियों को 14 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेजा गया। दूसरी बड़ी खबर, जहां दिल्ली में बेबी केयर अग्निकांड का बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग की टीम ने अस्पताल का दौरा कर खामियों को चिन्हित भी किया है। कोर्ट ने केस के आरोपियों को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा। तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान से 4 लोगों की मौत। 2 लाख लोग राहत शिविर में भेजे गए। मौसम विभाग ने कल भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और कर्नाटक यौन शोषण केस में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की वीडियो जारी कर सफाई। 31 मई को सुबह 10 बजे SIT के सामने पेश होऊंगा। मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची गई है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस के आरोपी विभव कुमार को झटका। 30,000 कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे विभव कुमार। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी TMC। ममता ने कहा, मैं वहां ना रहूं लेकिन मेरा दिल वहीं रहेगा। 1 जून को वोटिंग के आखिरी दिन इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाई है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की अपील। गंभीर बीमारी की आशंका जताई। पारा एथलीट चैंपियनशिप के विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। PM मोदी ने कहा, 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 17 मेडल जीते हैं। पारा एथलीट्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। सैटेलाइट की सूचना देकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। जापान ने नागरिकों को शेल्टर में जाने को कहा है। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद आपको अब हम बताते हैं आज आपके लिए कौन कौन सी खास खबरें हैं, क्योंकि बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। जहां पहली खबर, राफा बॉर्डर पर इजरायल और मिस्र सैनिकों के बीच गोलीबारी। क्या अरब में एक और जंग छिड़ने वाली है? वहीं दूसरी खबर, बाल्टिक देशों ने रूस के खिलाफ अब सेना उतारने का ऐलान कर दिया है। क्या क्रेमलिन की नई मुसीबत ऑपरेशन कैलिनिंग्राद बनेगा? तीसरी खबर, पुणे, दिल्ली, राजकोट, क्या मुर्दा सिस्टम ने ले ली 37 लोगों की जान? चौथी बड़ी खबर, केजरीवाल बीमार, इस पर दिल्ली में सियासत गर्म क्यों है? पांचवी खबर, राजस्थान MP में ट्रांसफार्मर के आगे कूलर क्यों लगाने पड़े? और गर्मी में पारा कहां पहुंचा? 50 डिग्री के पार। बड़ी खबर के साथ अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि गाजा में राफा बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर है। इजरायल मिस्र में छिड़ सकती है नई जंग। अब इजरायल मिस्र सैनिकों के बीच गोलीबारी को लेकर खबर है। गोलीबारी में मिस्र के 2 सैनिकों की मौत हुई है। तो नई जंग को देखते हुए बड़े दावे किए जा रहे हैं और बड़ी खबर यही है कि अब इजरायल और मिस्र में नई जंग छिड़ सकती है। इजरायल मिस्र सैनिकों के बीच गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई, जहां इस गोलीबारी में मिस्र के 2 सैनिकों की मौत। राफा बॉर्डर पर दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी। आपको बता दें, मिस्र की सेना को मनाने में जुटा है इजरायल। बड़ी खबर है, सैनिक की मौत का बदला जरूर लेंगे, मिस्र की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। लेकिन अब IDF की तरफ से यह साफ तौर पर भी बताया गया कि कैसे राफा बॉर्डर पर दोनों सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई है और मिस्र की सेना को मनाने में अब इजरायल जुट गया है। मिस्र और इजरायल के बीच तनाव युद्ध स्तर पर पहुंच चुका है और इसकी वजह राफा है। वही राफा जहां पर इजरायल की वायुसेना ने भीषण हमले किए हैं। फिलिस्तीन सरकार का दावा यह है कि इजरायल की वायुसेना के नए हमले में 45 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि सवाल कई हैं, क्योंकि जिस तरीके से भयंकर हालात बने हुए हैं उसी के तहत देखना यह होगा कि आखिर इस हालात से निपटने के तहत क्या किसी तरीके से बातचीत संभव हो पाएगी। हालांकि हकीकत राफा की इस वक्त यही नजर आ रही है कि किस तरीके से IDF की तरफ से मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी हकीकत यह कि उसी राफा में मौजूद रहते हुए अब हमास ने भी तेल अवीव तक हमले को अंजाम दे दिया है। लेकिन इस वक्त के हालात जो बने हुए हैं, गाजा में भयंकर अकाल के बीच निर्दोष लोगों का कत्लेआम क्यों, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इजरायल हमास से बदला ले रहा है या मासूम बच्चों से? इजरायल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की परवाह आखिर क्यों नहीं है? क्या ऐसे हमले इजरायली बंधकों की रिहाई में बाधा नहीं बनेंगे? और गाजा में शांति कब लौटेगी? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यह बारूदी विनाश कब रुकेगा कोई नहीं जानता।
ऐसा लग रहा है मानो गाजा में फिर से वही खौफनाक दौर लौट आया हो। क्या उत्तरी गाजा, क्या खान यूनिस और क्या दक्षिणी गाजा का राफा। इजराइल का खूनी इंतकाम हर जगह विनाश ला रहा है। ये नया हमला उत्तरी गाजा के जबालिया में हुआ, जहां हमास के हेडक्वार्टर पर अटैक का दावा किया गया। इस दावे के चक्कर में 80% इमारतें तबाह हो गई। सबसे ज्यादा तबाही राफा में मची। यहां रात में हुई एयर स्ट्राइक के बाद फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि इस हमले में 45 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए। राफा से मासूम बच्चों के मारे जाने के कुछ खौफनाक वीडियो ऐसे भी वायरल हुए जिन्हें हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इजराइल की सेना का दावा है कि उसने इस हमले में सिर्फ हमास को नुकसान पहुंचाया। गाजा के जुडिया और समारिया में हमास के चीफ ऑफ स्टाफ यासिन राबिया और एक इंटरनेशनल हमास लीडर खालिद नागर को मार गिराया गया। इजराइल की सेना ने यह भी जानकारी दी कि रविवार को गाजा पट्टी में हुए हमले में हमास के 75 ठिकाने नष्ट किए गए। इसमें हथियार डिपो, रॉकेट लॉन्चर साइट और ऑब्जर्वेशन पोस्ट शामिल हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि ये इस हमले का पूरा सच नहीं है। इसीलिए पूरे विश्व में राफा पर इजराइल के इस विनाशकारी हमले के बाद हंगामा मच गया। कतर को चेतावनी देनी पड़ी कि इजराइल ने जिस तरह से रात भर राफा में तबाही मचाई है, उससे संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते के लिए नए सिरे से हो रहे मध्यस्थता के प्रयासों में बाधा आ सकती है। कतर की इस धमकी के बाद इजराइल के टॉप मिलिट्री प्रोसिक्यूटर मेजर जनरल येफत तोमेर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी कि राफा में उच्च स्तर पर इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के हमले की जांच की जा रही है। लेकिन यहाँ सवाल इजराइल की जिद का है, जिसके कारण अकाल की नौबत झेल रहे गाजा के निर्दोष लोगों का नरसंहार हो रहा है। क्या इजराइल को 3 दिन पहले दिए गए आईसीजे के फैसले की भी परवाह नहीं है? आईसीजे ने शुक्रवार को कहा था कि इजराइल को राफा में अपना सैन्य अभियान तुरंत रोकना चाहिए, जिसके जवाब में इजराइल ने कहा था कि गाजा में हमास के उन आतंकवादियों को टारगेट करने के लिए है जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल को दहलाया था। तो इसके बाद इजराइल को बताना चाहिए कि राफा में जो 45 निर्दोष लोग मारे गए, क्या वो सभी 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे? राफा में इजराइल को अटैक का बहाना कहां से मिला, ये भी समझिए। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने एक दिन पहले ही तेल अवीव पर कई रॉकेट की बरसात कर दी थी। हमास की ओर से 5 महीने बाद तेल अवीव पर भीषण हमला किया गया। इजराइल ने हमास के इस हमले को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन इसी के बाद राफा में जवाबी हमले के बाद दुनिया ने वहां से कलेजा चीर देने वाली चीख पुकार सुनी। राफा में इजरायली हमले से सिर्फ कतर नाराज नहीं हुआ, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इजरायल को बर्बर कहा। हमास ने बंधकों की रिहाई पर जारी बातचीत रोकने की धमकी दी, लेकिन इजरायल पर शायद ही कोई असर पड़ा हो। उसे लगता है कि गाजा में ऐसे हमलों से ही हमास का अंत होगा, और हमास का सच ये है कि वो इतने हमलों के बाद भी टूटा बिखरा नहीं है। गाजा के अलावा वेस्ट बैंक से भी इजरायल को कड़ी चुनौती पेश की गई। गाजा में, खासकर राफा में, हमास के स्नाइपर्स इमारतों से घात लगाकर खुले में दिख रहे इजरायली सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। गाजा में इजरायल के टैंक हमास के रॉकेट लॉन्चर्स के निशाने पर रहते हैं। चुन चुनकर इजरायली टैंकों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हालांकि इस नुकसान की जानकारी आईडीएफ की ओर से नहीं दी जा रही है। वहीं वेस्ट बैंक में क्या हालात हैं, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजराइल पर वेस्ट बैंक से रॉकेट हमला हुआ। अल-अक्सा ब्रिगेड ने विध्वंसक अटैक किया। मैगन बेस पर 107 मिलीमीटर रॉकेटों की बौछार की गई। आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा किया गया। वेस्ट बैंक के तुलकर्म में हमास और इजरायली फोर्स के बीच सड़क पर खुली जंग हुई। हमास के समर्थक लड़ाके इजरायली सैनिकों के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। वेस्ट बैंक के जेनिन में भी हालात खौफनाक थे। यहां इजरायली डिफेंस फोर्स ने ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। गाजा और वेस्ट बैंक से आई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हमास दोनों छोर पर अभी जिंदा है। वो युद्ध के 234 दिन बाद भी इजरायल के लिए चैलेंज पेश कर रहा है।
और मैसेज यही देने की कोशिश है कि इजराइल इतनी आसानी से जंग नहीं जीत सकता। राजकोट में गेमिंग जोन में लगी आग में 28 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। दिल्ली के विवेक विहार में एक बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगी जिसमें 7 मासूमों की जान चली गई। जबकि कुछ दिन पहले पुणे में एक रईसजादे ने पोर्श कार से कुचलकर 2 इंजीनियर्स को मार डाला। अब सवाल यह है कि इन 37 मौत का जिम्मेदार कौन? क्या सिस्टम की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है? हम आपको सबूतों के साथ अब ये बताने वाले हैं। पहले आपको पुणे का अपडेट देते हैं। पोर्श केस में ही आज ससून हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई। दोनों को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद अब बड़े खुलासे हुए हैं। आरोप है कि डॉक्टर्स ने 3 लाख रुपए लेकर ब्लड सैंपल बदल दिया। पोर्श कांड के आरोपी की जगह दूसरे मरीज का खून जांच के लिए भेजा। 19 मई के हादसे के बाद मेडिकल जांच के लिए नाबालिग को ससून हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर श्रीहरि ने नाबालिग का ब्लड सैंपल लिया जिसमें अल्कोहल होने की आशंका थी और आरोप है कि पैसों के लालच में डॉक्टर ने सैंपल बदल दिया, जिसमें छुट्टी पर चल रहे डॉक्टर अजय तावरे ने भी मदद की। अब पुणे हिट एंड रन केस में सिस्टम कैसे घुटनों पर आ गया, आपको 5 सबूत दिखाते हैं। पुणे पोर्श कांड में पीड़ितों के खिलाफ सिस्टम कैसे काम कर रहा था, इस गठजोड़ की परत खुलती जा रही है। इस केस में शुरुआत से ही सिस्टम सवालों के घेरे में है। एक नाबालिग रईसजादे ने बिना रजिस्ट्रेशन, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार दौड़ाई और 2 लोगों की जान ले ली। अपराध यही नहीं थमा। उसके बाद जो हुआ, उसने सरकार से लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तक की किरकिरी कराई। एक अपराध पर पर्दा डालने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। पुलिस, विधायक, डॉक्टर, खुद आरोपी के पिता और दादा, लेकिन एक एक करके सबकी कलई खुल गई। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए शुरुआत से पीड़ितों के परिवार ने सिस्टम पर सवाल उठाए। समय के साथ उनके दावों में भी दम देखने को मिला। पुणे में रसूख के आगे सिस्टम कैसे दम तोड़ने लगा, अब आप ये सच जान लीजिए। सबूत नंबर 1। हादसे के बाद सबसे पहले यरवदा पुलिस स्टेशन के 2 अफसर घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने ना अफसरों को सूचना दी और ना ही कंट्रोल रूम को बताना जरूरी समझा। सबूत नंबर 2। पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी को पिज्जा और बर्गर खिलाने के इल्जाम लगे। सबूत नंबर 3। घटना के बाद विधायक सुनील टिंगरे थाने पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने नाबालिग के पक्ष में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। सबूत नंबर 4। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 300 शब्दों का निबंध लिखने समेत अन्य मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। हालांकि पुलिस और विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया, लेकिन जिस तरह से पुणे हिट एंड रन केस में इनकी एंट्री हुई और आरोपी को महज 14 घंटे के अंदर जमानत मिल गई, उससे सिस्टम पर सवाल उठने लगे। हंगामा मचा, दबाव बढ़ा तो कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ। नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई। नाबालिग के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। इसी दौरान ब्लड सैंपल का खेल सामने आया। यानी सबूत नंबर 5। ससून अस्पताल में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की गई। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि आरोपी नशे की हालत में नहीं था, जबकि पब और कार के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते साफ साफ देखा गया। पुलिस जांच में पता चला कि खून के सैंपल की अदला बदली की गई और आरोपी का ब्लड सैंपल कूड़े में फेंक दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। पुलिस ने इस केस में अब आपराधिक साजिश की धारा भी जोड़ी है। लेकिन आपको बता दें, पुणे में सिस्टम की पोल खोलती इसी आरोपी से जुड़ी एक नई तस्वीर आई है। हादसे से ठीक एक दिन पहले नाबालिग पोर्श कार चलाकर कॉलेज के इवेंट में पहुंचा था। यानी बिना रजिस्ट्रेशन वाली कार, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पुणे की सड़कों पर वो पहले से दौड़ा रहा था। पुणे ही नहीं, गुजरात के राजकोट में 25 मई को हुए भीषण अग्निकांड के पीछे भी सिस्टम की लापरवाही सामने आ रही है। 28 लोग
जिस टीआरपी गेमिंग जोन में मारे गए वो बिना एनओसी के चल रहा था। दमकल विभाग से भी एनओसी नहीं लिया गया था। हाईकोर्ट में इस पर आज सुनवाई हुई है और लोगों का आक्रोश देखकर कुछ ऑफिसर्स पर कार्रवाई हुई, लेकिन ये लीपापोती की ही तरह है। अब सवाल यह है कि जब नियम ताक पर रखकर गेमिंग जोन चल रहा था तो क्या अधिकारी सोए हुए थे? राजकोट गेमिंग जोन में लापरवाही के सबूत दिखाने से पहले आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि एक्सटेंशन एरिया में वेल्डिंग की वजह से ये आग लग गई। सीसीटीवी में गेम जोन के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन ये नाकाफी था क्योंकि टीआरपी गेम जोन में जनरेटर के लिए 1500 से 2000 लीटर डीजल और गो कार रेसिंग के लिए 1000 से 1500 लीटर पेट्रोल जमा था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और पूरा स्ट्रक्चर जलकर खाक हो गया। गेमिंग जोन साल 2021 में शुरू किया गया था। पुलिस ने इसके लिए साल 2023 में लाइसेंस भी दिया था और समय रहते इसको रिन्यू भी कर दिया गया था। अब यहीं से सिस्टम घेरे में आता है। एक एक कदम पर कैसे लापरवाही हुई ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। गेमिंग जोन में फायर सिस्टम नहीं लगवाए गए थे। फायर एनओसी के लिए आवेदन तक नहीं दिया गया। बिना एनओसी और परमिशन के गेमिंग जोन चल रहा था। सवाल यह है कि पुलिस ने फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के बिना लाइसेंस कैसे दे दिया? गेम जोन में जाने और बाहर निकलने के लिए 6 से 7 फीट का एक ही रास्ता था। क्या ये किसी अफसर को नहीं दिखा? राजकोट में हुए इस भीषण अग्निकांड का गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। अदालत ने राजकोट नगर निगम और सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने राजकोट नगर निगम और सरकार से सख्त लहजे में कहा, अब उसका राज्य मशीनरी पर से भरोसा उठ गया है, जो केवल तब हरकत में आती है जब मासूम लोगों की जान जा चुकी होती है। जब राजकोट नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह का बड़ा ढांचा तैयार किया जा रहा था, तब क्या उसने आंखें मूंद रखी थी? इतना बड़ा ढांचा खड़ा था, आपको दिख नहीं रहा था, आपको पता नहीं था। अदालत ने यहां तक कहा है कि साल 2021 से लेके इस घटना के होने तक राजकोट के सभी नगर निगम कमिश्नरों को इस त्रासदी के लिए जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए। अब सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। जैसे ही इस घटना पर हंगामा हुआ, लोग भड़के तो गेम जोन के मालिक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर निगम के 6 अधिकारी निलंबित कर दिए गए। इसके अलावा 2 पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी। लेकिन सवाल यह है कि अगर सिस्टम ये फुर्ती पहले दिखाता तो शायद राजकोट में 28 जिंदगियां बच जाती। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राजकोट में जब आग लगी तो भावनगर में एक्शन शुरू हो गया। भावनगर नगर निगम ने ऐसी जगहों की जांच पड़ताल शुरू कर दी और दस्तावेज चेक किए जाने लगे। क्या नगर निगम ये चुस्ती पहले नहीं दिखा सकता था? ताजा अपडेट यह है कि राजकोट के पुलिस कमिश्नर समेत कई आला ऑफिसर्स का तबादला कर दिया गया है, जबकि आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। राजकोट में जिस दिन आग लगी उसी दिन राजधानी दिल्ली के एक बेबी केयर सेंटर में भी भीषण अग्निकांड हुआ। यहां भी 7 मासूमों की मौत के पीछे सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। बेबी केयर सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं थे? बिना परमिशन नर्सिंग होम कैसे चल रहा था? बच्चों की देखभाल करने वाले डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं थे। हॉस्पिटल में इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था? थी कब आप यहाँ लेकर आए? मैं 15 तारीख को एडमिट किया था। मेरा बच्चा है ना, पानी TV9 भारतवर्ष के हाथ दिल्ली के विवेक विहार में चल रहे अवैध चाइल्ड केयर सेंटर की रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगी, जिससे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत। चाइल्ड केयर सेंटर का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक के लिए था, यानी रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद भी चाइल्ड केयर सेंटर चलाया जा रहा था। चाइल्ड केयर सेंटर में 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन इसमें 12 बेड थे। 5 बेड के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए, लेकिन इसकी संख्या 27 थी। TV9 के पास FIR की कॉपी भी है, जिसमें जिक्र है कि 27 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जिसमें 5 फटे हुए थे। सवाल है कि जब बिना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराए ये अस्पताल चल रहा था, तो क्या प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी? जो जांच पड़ताल अब चल रही है, वो 7 मासूमों के मौत से पहले नहीं हो सकती थी।
अभी यहाँ एडमिट था, अभी मेरा बच्चा यहाँ पे था। हम लोगों को तो अभी पता लगी है, न्यूज़पेपर में, रामप्रस्था में पढ़े हैं सब, तो हमको पता लगी। तो पता नहीं चला बच्चा कहाँ लेके चला, हम तो अभी पता चली, हम अभी आ रहे हैं, हमारे बच्चे को पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। कागज पे देख के कैसे हमें बच्चे की शिकल दिखाओ, हम बच्चे को पहचान करेंगे, हम देखेंगे अपने बच्चे को। काउंसलिंग बैठी है, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया हमें। तो मैं तब मिलने आता, मुझे थोड़ी पता, मैं आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ। जिस बेबी केयर सेंटर में आग लगी, उसके मालिक नवीन खींची समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें कोर्ट ने 30 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। आरोपी नवीन का दिल्ली के पंजाबी बाग में भी बेबी केयर सेंटर है। आप जानकर हैरान होंगे कि उसका यह सेंटर बिना एनओसी के चल रहा है। अब जो पश्चिम बिहार में ये अपना बेबी केयर यूनिट रन कर रहा है, क्या उसकी एनओसी है या नहीं? हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से उसके पास भी एनओसी नहीं है। TV9 भारतवर्ष जब पंजाबी बाग के इस चाइल्ड केयर सेंटर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पास के लोगों ने बताया कि कल रात में ही आनन फानन में बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और चाइल्ड केयर सेंटर पर ताला लगा दिया गया। अंदर की तरफ से ही यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और जितने भी ये यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर सामने लगे हुए थे, इन ऑक्सीजन के सिलेंडरों को भी यहाँ से निकाल लिया गया है। तमाम डॉक्टर यहाँ पर थे, यहाँ पर बच्चे कल तक एडमिट थे जो नवजात बच्चे हैं, लेकिन उन सभी नवजात बच्चों को इस बेबी केयर सेंटर से आनन फानन में डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस विवेक विहार केयर सेंटर मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब न जाने दिल्ली में ऐसे कितने अस्पताल, नर्सिंग होम या केयर सेंटर होंगे जो बिना एनओसी के चल रहे होंगे, जिन पर न जाने प्रशासन की नजर कब पड़ेगी। और अब देश की राजनीति की बात, क्योंकि आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर। केजरीवाल न्याय व्यवस्था के बनाए गए सिस्टम के सहारे अपनी 7 दिन की जमानत बढ़ाना चाहते हैं। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है और इस पर बीजेपी हमलावर है। आखिर केजरीवाल की तबीयत पर किस कदर सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट्स लिखे हैं, एक ही हफ्ता मैंने मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सारे टेस्ट करा लूंगा। 2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में सरेंडर करना है। सरेंडर की तारीख से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हुआ। केजरीवाल का कीटोन लेवल बढ़ गया है। किडनी की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। केजरीवाल को किडनी की बीमारी और कैंसर होने का भी खतरा है। वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को 10 मई को 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब जेल में सरेंडर की तारीख से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका के बाद बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि इलाज तो जेल में भी हो सकता है। और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करे 7 दिन बढ़ाई जाए। ये उनका नौटंकीबाज, एक ड्रामेबाज है। और मैं तो पंजाब की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाले हैं। वहाँ इनको चक्कर आएंगे, ये गिर जाएंगे, ड्रामा करेंगे कि किसी तरह से मुझे सहानुभूति मिल सके। लेकिन पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह इनका सुपड़ा साफ करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। हालांकि आम आदमी पार्टी इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन की मोहलत मांगते हुए कहा है कि वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे। आपको दिखाते हैं केजरीवाल ने कोर्ट में दायर अर्जी में क्या क्या कहा है। मैं मधुमेह मेलिटस से पीड़ित हूँ जो बहुत अस्थिर है। 21 मार्च से 10 मई के बीच तबीयत और बिगड़ गई और कुछ हद तक लापरवाह और संवेदनहीन जेल अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। समय समय पर चक्कर आना भी अब शुरू हो गया है और दिल की धड़कन बेकाबू हो गई और बेहद सुस्ती आने लगी है। आपको बता दें 1 जून को
अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो रही है और 1 जून को ही चुनाव भी खत्म हो रहा है। 1 जून को ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। 4 जून के नतीजों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में आए तूफान को देखते हुए वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। हालांकि इस बैठक को उनका समर्थन रहेगा। और अब इंडिया गठबंधन के बाद खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे नए इंटरव्यू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो एशियन न्यूज सर्विस न्यूज एजेंसी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से इतना एंडोर्समेंट क्यों मिल रहा है। 370 खत्म करने के समय से लेकर आज तक हर मौके पर पाकिस्तान से उनके पक्ष में आवाजें क्यों आती हैं। पीएम मोदी ने सवाल का जवाब क्या दिया, इंटरव्यू का वो अंश आपको दिखाते हैं। चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए, लेकिन आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के साक्षात्कार के बाद खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सबसे रोचक इंटरव्यू की। TV9 भारतवर्ष ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। छठे चरण की वोटिंग के बाद क्या एनडीए की सीटें 400 पार कर रही है, इस सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया, इंटरव्यू का ये अंश सुनिए। लोगों के जोश की बात की जाए, वोटिंग परसेंटेज देखा हम लोगों ने थोड़ा कम आया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार वो जोश नहीं दिखाई दे रहा है, ना वोटर में दिखाई दे रहा है, जनता में दिखाई दे रहा है। बड़ी सारी आशंकाएं हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी नेतृत्व की एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, यह लक्ष्य निर्धारित करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब तक जितने चरणों के चुनाव हुए हैं उससे कमोबेश अब हम लोगों का विश्वास पक्का होता जा रहा है कि जो संकल्प हम लोगों ने लिया है शायद वो संकल्प निश्चित रूप से हमारा पूरा होगा। आपको लग रहा है 400 पार हो? हम संकल्प हमारा यही है, लेकिन जो 5 चरणों के अब तक चुनाव हुए हैं और उस आधार पर जो हम लोगों का असेसमेंट है और बहुत सारे जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं उन लोगों का भी जो मानना है, उससे लगता है कि 400 मतलब क्लियर कट 400 पार बीजेपी नेतृत्व की एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ, एनडीए की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वो कहता है कि ऐसा नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा। विपक्ष को तो यही कहना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, इसके प्रति मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। लेकिन उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि 150 का टारगेट, 180 का टारगेट ये दिया जा रहा है बीजेपी को लेकर। जो वो कहना चाहते हो विपक्ष के लोग उनको कहने दीजिए। मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा हमको प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। क्या कांग्रेस SC, SC, OBC का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे रही है? क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? बीजेपी के ये आरोप कितने सही हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में इसका भी जवाब दिया। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस SC, ST के आरक्षण को मुसलमानों में बांटना चाहती है। क्या आपको ऐसा लगता है? अरे वो कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए सारी मर्यादाएं तोड़ सकते हैं, किसी हद तक वो जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसा हो चुका है। वही मैंने कहा ना कि संविधान सभा के जो हमारे सम्मानित सदस्य थे या संविधान सभा जो चाहती थी उसकी मंशा के खिलाफ भी उसकी मंशा के खिलाफ ही चले गए और इन लोगों ने जो प्रस्तावना में प्रियम्बल में संशोधन कर दिया
यानी संविधान निर्माताओं की भी मंशा के खिलाफ यदि ये काम कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसा हो चुका है, वहाँ पर आपकी सरकार थी, तो आपने इसमें परिवर्तन क्यों नहीं लाया? आप वहाँ पर इसमें आपकी सरकार, हम लोगों ने धर्म के आधार पर नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और देश में राजनीतिक खबरों के बाद बात उस गर्मी की जिससे हर कोई तप रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, नौतपा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इस दौरान सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि 9 दिन तक सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहता है। इसलिए इन 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है। इन्हीं 9 दिनों में स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि सूरज धरती के और ज्यादा करीब आ जाता है और भीषण गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। ऐसा इस साल भी देखने को मिल रहा है। नौतपा के पहले 3 दिनों में ही गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया है और अब 3 दिन में ये हाल है तो सोचिए अगले 6 दिनों में क्या होगा। रविवार को ही भारत के 37 शहर ऐसे थे जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान का फलौदी शहर ऐसा है जहां कुदरत ने आग बरसाई है, क्योंकि यहां पारा कल 51 डिग्री सेल्सियस था और आज 49.8 डिग्री दर्ज हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के नजफगढ़ में रविवार को तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। और इस तरह 1 जून 2019 के बाद देश के इन शहरों में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड हुई है। गर्मी का आलम तो यह है कि महाराष्ट्र के अकोला में धारा 144 लगानी पड़ी है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि मैदानों में गर्मी के सितम के बीच पहाड़ी राज्य हिमाचल के ऊना में पारा 44 डिग्री के पार हो गया है। राजस्थान के जैसलमेर में पारा 50 डिग्री के कांटे की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहां बीएसएफ के जवान तेज धूप और लू के बीच गश्त कर रहे हैं। आज भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात एक जवान की लू लगने से मौत भी हुई। राजस्थान के बाड़मेर के अस्पताल में मरीजों को गर्मी से बचाने के सारे उपाय ध्वस्त हो चुके हैं। मरीज गर्मी से बचने के लिए खुद ही अपने घरों से कूलर और पंखा लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भीषण गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर एमपी के इंदौर से आई तो दूसरी तस्वीर राजस्थान के झुंझुनू से आई, जहां ट्रांसफार्मर के आगे प्रशासन को कूलर रखना पड़ गया। अनूपगढ़ जिले के राम सिंहपुर की यह तस्वीर भी देखिए। स्टेट हाईवे 94 पर तेज धमाके के साथ सड़क ही फट गई। आसपास के वाहनों को मामूली नुकसान पहुंचा। पता चला कि ऐसा तेज गर्मी के कारण हुआ।